ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। तो आज हमें पढ़ना है प्रिज्म। तो प्रिज्म आप सबने स्कूल में देखा होगा, स्कूल की लैब में। तो प्रिज्म कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये ये इस टाइप का प्रिज्म होता है, लेकिन हम अगर सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ ट्राइंगल दिखेगा। तो प्रिज्म को अगर हम सिंपल देखें तो हमें इस तरीके से ट्राइंगुलर प्रिज्म दिखेगा, ठीक है। अब प्रिज्म में इससे पहले अगर हम थोड़े फिनोमेना और बताएं तो प्रिज्म में टीआईआर भी होता है। प्रिज्म जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? ग्लास का। तो प्रिज्म ग्लास का बना हुआ होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 3/2 आता है नॉर्मल ग्लास का, और उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं कोई प्रिज्म ले लूं, लेट सपोज मैं ये प्रिज्म ले रहा हूँ, राइट एंगल प्रिज्म। ये मैंने इस तरीके से ले लिया। तो अब अगर मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट रख दूं, यहाँ पर ए बी मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगी। ये एंगल मान लेता हूं मैं 45 डिग्री है, ठीक है। तो लाइट यहाँ से जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ पे लाइट पहुंची, आई जीरो तो आर जीरो। यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा, ये 90 डिग्री है, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। अभी हमने देखा था क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 42 से क्या है, ज्यादा है। 45 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये टीआईआर कर जाएगा। तो लाइट जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। फिर अगर मैं बी पॉइंट को देखूं तो लाइट सीधी जाएगी, फिर इसका भी टीआईआर हो जाएगा, तो ये नीचे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो ए लाइट है वो यहाँ पहुंची है, बी लाइट है यहाँ पहुंची है, तो मैं इसकी इमेज बना दूंगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इमेज बनी। एक और केस देख लो। लेट सपोज ये प्रिज्म है हमारे पास। अगर ये प्रिज्म है हमारे पास, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा कोई ए बी, यहाँ से लाइट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लाइट डेविएट करेगी, इसके अंदर डेविएट करेगी, यहाँ पर ये टीआईआर कर जाएगी और लाइट इधर से बाहर निकल जाएगी, ठीक। यहाँ पर लाइट जाएगी, यहाँ पर ही डेविएट करेगी, यहाँ पर टीआईआर करेगी और लाइट बाहर निकल जाएगी। तो ये जो ए था उसकी लाइट यहाँ पहुंच गई, और जो बी था उसकी लाइट ऊपर पहुंच गई, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वर्टेड बन जाएगा, ठीक। तो ये दो केस हैं प्रिज्म में, हमने टीआईआर करके इमेज फॉर्मेशन देख लिया। मेनली अब हमें प्रिज्म में क्या बनना है वो सुनो। तो हमें देखना है कि प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो उसमें जो लाइट रे वो डेविएट कर जाती है अपने पाथ से, तो वो एंगल ऑफ डेविएशन हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो अब हमें प्रिज्म में देखना है डेविएशन। फिगर को सही से बनाना है क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक भी प्रिज्म ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, ठीक। ये एंगल ए होता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसको याद रखना, जो टॉप मोस्ट एंगल होता है इट इज नोन एज एंगल ऑफ द प्रिज्म। बी और ये सी, ठीक। अब मैं लाइट रे बना रहा हूँ। लाइट रे मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। ये लाइट रे मैंने इंसिडेंट कराई ऐसे, ये लाइट रे डेविएट हो गई इस तरीके से, ऐसे तिरछी गई और इधर बाहर निकल गई, क्लियर। मोस्ट ऑफ द केसेस में बुक में आपको मिलेगा ये लाइट रे जो है वो एकदम फ्लैट बनी होगी। जरूरी नहीं लाइट रे जो बीच से पास हो वो एकदम फ्लैट हो, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है तभी ऐसे बनती है। इसके नेक्स्ट वाली कंडीशन हमारी आएगी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसमें हम लाइट रे को बेस के, जो बेस बीसी है उसके एकदम फ्लैट बनाएंगे। अभी नॉर्मल कंडीशन है। तो ये लाइट गई, लेट सपोज लाइट है पी क्यू आर एस, पी क्यू एंड देन आर एंड देन एस। यहां पर हमने नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया, ये दो नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। मान लेता हूं एंड पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। ये कहलाएगा एंगल ऑफ द प्रिज्म, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, और ये जो एंगल है, सिंस लाइट यहां से बाहर निकल रही है, सो दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंट एंगल, और यू कैन से एंगल ऑफ इमरजेंस ई, क्लियर। तो अब मैंने ये बना दिया। अब मुझे बेसिकली देखना है डेविएशन। तो डेविएशन को ध्यान से देखो। पहले डेविएशन को आपको दो चीजों पे ध्यान देना होगा कि इनिशियली लाइट कहां जा रही थी और फाइनली लाइट कहां जा रही है। तो इनिशियली लाइट इधर जा रही थी, ठीक, और फाइनली लाइट ये जा रही है। तो ये जो पाथ था और ये जो फाइनल पाथ है ये डेविएशन है। ये हमें डेविएशन बताएगा कैसे। मैं इनिशियल लाइट को आगे खींचता हूं ऐसे, और जो फाइनल लाइट है उसको थोड़ा पीछे लाता हूं इस तरीके से, ऐसे ले आया। तो अब ध्यान से देखना डेविएशन। इस पाथ पे लाइट हमारी जा रही थी, इस पाथ पर, और अब फाइनली इस पाथ पर जा रही है, तो ये ऐसे मुड़ गई है डेविएशन। तो समझे भाई डेविएशन, ये ऐसे जा रही थी तो ऐसे डेविएट हो गई। तो इस डेविएशन एंगल को मैं बोल दूंगा डेल्टा। तो ये एंगल आ गया डेल्टा, क्लियर। अब ध्यान से देखो इन सारी चीजों को। ये एंगल आई है,
तो इसका ये पूरा जो एंगल होगा वो वर्टिकली अपोजिट है। अब ये एंगल आई है और ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो ये R1 पहले से बन चुका है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, I माइनस R1। पक्का? ये एंगल E है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट पूरा एंगल कितना आएगा, E आएगा। बट R2 पहले से बन चुका है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, E माइनस R2। तो I माइनस R1 और E माइनस R, ये हमें मिल गया। ठीक, अब मुझे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कैलकुलेट करता हूं। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक, तो उसके लिए मैं पहले ये जो a है इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं एंगल ऑफ द प्रिज्म की। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले मैं ये क्वाड्रिलेटरल देख रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर, ये लिख लिया मैंने। इसमें कौन कौन से एंगल है, ऊपर का एंगल है एंगल ए प्लस, ये तो नॉर्मल है भाई, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो 90 डिग्री, नीचे का एंगल एन प्लस ये भी नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं a प्लस एन, 90 90 180, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा a प्लस एन जो है वो 180 डिग्री आ गया। अब मैं ट्राइंगल पे चलता हूं, ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू एन आर, ट्राइंगल क्यू एन आर, एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं इसको जोड़ देता हूं। तो यहाँ पे मैं R1 को जोड़ा प्लस R2 को जोड़ा प्लस N को जोड़ा और ये 180 डिग्री आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए की वैल्यू एन की जगह 180 की जगह ए की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R1 प्लस R2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो भाई ए की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर है। अब क्या है भाई, ये मैंने निकाल लिया। अब मुझे डेविएशन निकालना है, इस पॉइंट को मैं M नाम देता हूं। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, MQR, ट्राइंगल MQR, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डेविएशन एंगल है डेल्टा, वो एक्सटीरियर एंगल है किस ट्राइंगल का, MQR का। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो दिस डेल्टा विल बी इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, तो डेल्टा को क्या लिख सकता हूं, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा इक्वल्स I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो डेल इक्वल्स कितना आ गया, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो डेल कम्स आउट टू बी I प्लस E माइनस E। इस फॉर्मूले को याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि ये जो डेविएशन हमने निकाला है डेल्टा, ये मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने डेविएशन निकाला, तो हमें उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन निकालनी है मिनिमम डेविएशन। तो उसे निकालने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये जो ग्राफ होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई। तो जब ये ग्राफ प्लॉट होता है तो वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ऐसे आती है। तो यहाँ पर डेविएशन मिनिमम आ रहा है, तो डेल्टा एम आ जाएगा। और ये वैल्यू हमें तब ऑब्टेन होती है जब आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस एट मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखना, हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा, तो इसको ध्यान से देखो, यहां से लाइट जा रही थी, यहां जा रही थी, फिर इधर, यहां पर आई था, यहां पर ई था, और ये R1 था और ये R2 था। अगर I E के बराबर होगा तो R1 भी R2 के क्या होगा, बराबर। R1 R2 इक्वल्स R। और जब ऐसा होगा तो ये लाइन जो थी बीच में, ये लाइन QR विल बिकम पैरेलल टू बेस BC। ठीक, तो ये तीनों कंडीशन याद रखना, ये अभी हमें यूज करनी है और हमें मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन है वो निकालनी। तो देखो भाई, अब मिनिमम डेविएशन देखो, तो मैं फिर से ये फिगर बना रहा हूं मिनिमम डेविएशन के लिए।
पिछली फिगर में और इस फिगर में थोड़ा डिफरेंस होगा हल्का सा। ये ए एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये बी और ये एंगल सी। यहां से मैंने लाइट को भेजा, ठीक है, ये मैंने लाइट को भेजा। अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे नॉर्मल बनाया मैंने, ऐसे नॉर्मल। ये जो लाइट बनेगी वो पैरेलल जाएगी, जो बीच में से लाइट जा रही है तो वो बेस के पैरेलल होगी, और उसके बाद लाइट यहाँ से इमर्ज हो जाएगी। यहाँ पे मैं नॉर्मल बना दूंगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था हमारा, याद है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 था। ये दोनों मिलते थे N पॉइंट पर जाके, और ये इमर्जेंट एंगल था E। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए। ये लाइन P, ये Q, और ये पॉइंट R, और ये पॉइंट S। ठीक है, अब मैं डेविएशन बना रहा हूँ। इनिशियल पाथ क्या है लाइट का, वो ये रहा आपका। फाइनल पाथ क्या है, वो ये रहा। तो ये जो डेविएशन है वो मैं बनाऊंगा डेल्टा एम, तो क्योंकि डेविएशन जो है वो मिनिमम है, डेल्टा एम। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। मैं उसकी कंडीशन डिराइव कर दे रहा हूँ कि भाई डेल्टा एम की क्या कंडीशन आएगी। मैंने तीन चीजें देखी थी एट मिनिमम डेविएशन। एट मिनिमम डेविएशन, फर्स्ट चीज, अभी हमने ग्राफ बनाया था तो देखा था आई की वैल्यू ई के बराबर होगी, R1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी जो कि R होगी, और थर्ड चीज, जो लाइन QR होगी वो पैरेलल होगी किसके, BC के। तो ये कंडीशन हमें मिल जाए। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ1 मान रहा हूं, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ2। ठीक है, तो अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। तो भाई ये सारी सिचुएशन आ गई। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल, मैं आई और आर की वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि जो भी डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन पे बेस्ड, उसमें अल्टीमेटली स्नेल्स लॉ ही लगता है। तो मैं आई और आर की वैल्यू निकाल लूं। तो अभी मैंने खुद ही लिखा था डेल्टा इक्वल्स आई प्लस ई माइनस ए। तो अब इसमें यूज करूंगा। तो डेल्टा जो है वो इस बार मिनिमम है, तो डेल्टा एम इक्वल्स आई प्लस आई माइनस ए। तो डेल्टा एम इक्वल्स 2i माइनस ए। तो आई कितना आ जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई 2। तो ये आपकी सिचुएशन आई आ गई। ठीक, दूसरा आ जाओ। ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी R1 प्लस R2। तो R1 R2 को R लिख सकते हैं। तो R प्लस R इक्वल्स 2R। तो R की वैल्यू आ गई a बाई 2। तो भाई ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये मैंने सारी वैल्यू लिख दी। अब देखो मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं Q पॉइंट पर, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ, ठीक है, देखो भाई, तो μ1 साइन आई इक्वल μ2 साइन आर। क्लियर। तो μ1 कितना हो जाएगा, μ1 साइन आई, साइन आई ये लिखा हुआ है डेल एम प्लस ए बाई 2। μ2 की जगह μ2 साइन आर। आर की वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं, a बाई 2। तो इससे म्यू कितना भाई, अच्छा μ1 की वैल्यू डाल दो 1। तो 1, μ1 की वैल्यू मैं यहीं डाल दे रहा हूं। देखो यहाँ पे μ1 की वैल्यू मैं 1 क्यों डाल रहा हूँ, सराउंडिंग मीडियम एयर होगा तो μ1 की वैल्यू 1 डाल दी मैंने। और अब अंदर का मीडियम ग्लास है तो बाहर का मीडियम μ1 1 ले लिया, अंदर का मिल गया। तो μ1 की जगह कितना डाल दूं भाई, यहाँ पर 1। μ2 की जगह कितना डाल दूं, यहाँ पर μ2 की वैल्यू μ डाल दूं। तो बताओ इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया। तो इससे हमारा फॉर्मूला बन गया म्यू इक्वल्स साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। तो ये भाई हमारा फॉर्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू इक्वल्स साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। क्लियर। तो भाई देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है। अ प्रिज्म विद एंगल ए इक्वल 60 डिग्री, प्रिज्म का एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री, प्रोड्यूसेस अ मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री मिनिमम डेविएशन है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए गिवन है आपको 60 डिग्री, इधर लिखता हूं मैं जो गिवन है, ए 60 डिग्री गिवन है, डेल एम 30 डिग्री गिवन है, और हमको म्यू बताना है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। म्यू का फॉर्मूला था साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। तो म्यू इक्वल साइन डेल एम कितना है भाई 30 प्लस इक्विलेटरल प्रिज्म है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2
डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 60 30 90, 90 बाई 2 इज 45, तो ये कितना आ गया भाई साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, 2/√2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा √2। ठीक है, तो ये आपका निकल आया। तो अब देखो हमें देखना है थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब है जो एंगल ऑफ द प्रिज्म होता है ना, ये रिलेटिवली छोटा होगा ए। अब कितना छोटा होगा, इसकी वैल्यू लगभग 7 या 8 डिग्री से कम होगी, तभी आप उसको थिन प्रिज्म मानोगे। 7 डिग्री 8 डिग्री से कम होगी, तो ऐसा होगा तब क्या होगा, जो यहाँ जो हमने वैल्यू बनाई थी तो वो इस तरीके से जाएगा, वो ऐसे जाएगा, वो इधर निकलेगा। यहाँ पर हमारा आई बना था, R1 बना था, R2 बना था, E बना था। तो यहाँ एंगल स्मॉल है, अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1 था बताया था, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। तो ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। तो मैं पॉइंट Q पर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा μ1 साइन I इक्वल्स μ2 साइन R। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, R1 लिख दिया मैंने इसको, ये 1 हो गया। साइन I को I लिख दे रहा हूँ क्योंकि एंगल स्मॉल है, जब एंगल स्मॉल होते हैं साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू μ2 को म्यू ले लिया, और R1 को साइन R1 को I ये ले लिया, तो I की वैल्यू आ गई μR1। क्लियर। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ पॉइंट नंबर R पर, इस पर, अभी इस पे Q पे लगाया, अब R पर लगा रहा हूँ। म्यू साइन I, μ1 साइन I इक्वल्स μ2 साइन R। तो इस बार लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो μ1 कौन हो गया, म्यू, ये म्यू हो गया, ये μ2 हो गया। साइन I की जगह कितना डाल दूं, R2। ठीक है, और μ2 कितना हो गया 1 उधर रिफ्रैक्टिव, और इसकी जगह कितना डाल दूं E। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, E की वैल्यू आ गई μR2। क्लियर। साइन I को मैंने, साइन I को I लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाई, ये इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, तो ये अभी हमने डेल की वैल्यू निकाली थी, तो डेल की वैल्यू कितनी आई थी, I प्लस E माइनस ए। तो डेल इक्वल्स म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। सो डेल इक्वल्स म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए। सो डेल इक्वल्स R1 प्लस R2 किसके बराबर होता था, ए के। हमने प्रूव किया था A इक्वल्स R1 प्लस R2, तो म्यू A माइनस ए। सो डेल विल कम आउट टू बी म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, फॉर थिन प्रिज्म, और यू कैन से फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, तो देखो अब हम प्रिज्म की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देखते हैं। तो पहली कंडीशन जो हम देख रहे हैं स्पेशल कंडीशंस में, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस मतलब किसी लाइट को हमने प्रिज्म पे फॉल कराया और वो प्रिज्म से बाहर ना निकले। तो ये हमारा प्रिज्म है एंगल ए, इस लाइट को हमने फॉल कराया। अब क्वेश्चन ये प्रिज्म से बाहर कब नहीं निकलेगी, ये तो फॉल कर गई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन करके इधर जाएगी, ये नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पर भी नॉर्मल बना, ये एंगल आई था, ये एंगल R1 होगा, ये एंगल जो होगा वो R2 होगा। अब इसके पास दो फिनोमेना पॉसिबल है, रिफ्रैक्शन करके या तो बाहर निकल जाए या फिर ये TIR करे। अगर ये TIR करेगी तो ये अंदर ही आ जाएगी। तो यानी यहाँ इस वाले सरफेस पर ये A, B और C, यानी जो सरफेस AC है वहां पर हमें लाइट को TIR कराना पड़ेगा। ठीक है, और हम पहले ही देख चुके हैं A की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होती है, तो R1 R2 लगभग बराबर है। तो ये जो कंडीशन है वो हमें अचीव तब होगी जब A की वैल्यू ग्रेटर देन 2IC होगी। 2IC मतलब क्रिटिकल एंगल। तो व्हेन A इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल, तब लाइट इससे बाहर नहीं निकलेगी, यहाँ पे TIR करके अंदर ही चली जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें लिखूं A/2 ग्रेटर देन IC, ठीक है, ये मेरी कंडीशन है, ये मैंने सिंपल ज्योमेट्री से निकाली भाई। A की वैल्यू R1 प्लस R2 होती है, R2 को क्रिटिकल एंगल होना पड़ेगा, तो R2 जब क्रिटिकल एंगल होगा तो A की वैल्यू 2IC, यानी R1 प्लस R2 है, तो A की वैल्यू 2IC से बड़ी होनी चाहिए। तो A/2 इज ग्रेटर देन IC। तो अब मैं इसका साइन ले लूं, साइन ऑफ A/2 शुड बी ग्रेटर देन साइन IC, क्रिटिकल एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ A/2 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज क्रिटिकल साइन ऑफ IC 1/μ। तो ये मेरी कंडीशन मुझको मिली। ठीक,
तो व्हेन साइन ऑफ a by 2 इज ग्रेटर देन 1 by mu, देन वी हैव गॉट द कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, यानी लाइट यहां से बाहर नहीं निकलेगी। तो इसको थोड़ा याद रखना। अगर मैं इसको म्यू के टर्म्स में लिखना चाहूं तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन ऑफ ए। ठीक है भाई, इधर ये लिख लो, ये लिख लो, एक ही बात है। ये साइन a by 2 को म्यू के टर्म्स में निकाला, ये म्यू को साइन a। ठीक है, तो देखो भाई अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन है कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब क्या होता है ये समझ लो। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब होता है एकदम सरफेस के पैरेलल निकलना। ये लाइट एंटर हुई, ऐसे गई, और ये जो सरफेस है एकदम इसकी एकदम पैरेलल जा रही है, ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, एकदम सरफेस के पैरेलल जा रही है, तो उसको ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। अब ये कब होगा, ये कंडीशन मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बाहर वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर बाहर वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये जो R2 है ये IC के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? IC के, यानी ये एंगल क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, A की वैल्यू निकालता हूं। A की वैल्यू होती थी R1 प्लस R2। तो अब मुझे पता चल गया कि R2 तो IC के बराबर है, तो R1 प्लस IC ये आ गया मेरे पास। क्लियर? तो ये आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू ये। ठीक, तो ये मैंने A की वैल्यू लिख दी, प्लस मुझे साइन A की वैल्यू, साइन IC की वैल्यू पता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, साइन IC की वैल्यू होती है 1 अपॉन म्यू। ठीक है भाई, ये आ गया। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर स्नेल्स लॉ लगा दे रहा हूं। तो यहां पर मैं स्नेल्स लॉ लगा दे रहा हूं, μ1 sin I इक्वल्स μ2 sin R। तो स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं एट सरफेस AB। ये AB, ये A है, ये B। सरफेस AB की बात कर रहा हूं मैं, सरफेस AB। ध्यान से देखो सरफेस AB को, μ1 sin I इक्वल्स μ2 sin R। ये तो μ1 यानी 1 इंटू साइन आई इक्वल्स μ2 यानी म्यू इंटू साइन आर। साइन आर में भी कौन सा आर? R1। यहाँ पे मैं R1 लिख दूं, R1 लिख दूं। तो R1 को अब क्या लिख सकता हूँ, R1 को यहाँ से उठा के क्या लिख सकता हूँ, A माइनस IC। देखो भाई R1 इक्वल्स A माइनस IC। तो इससे कितना आ गया, साइन आई इक्वल्स म्यू साइन A माइनस B का फॉर्मूला लगा दूं, साइन A कॉस IC माइनस कॉस A साइन IC, ये लगा देना। अब मैं यहाँ पे साइन आई का फॉर्मूला निकालूं, साइन आई इक्वल्स म्यू इंटू साइन ए। साइन ए को मैं लिख देता हूं, तो इसको साइन ए ही लिखा रहने देता हूं। साइन IC मुझको पता है, अगर मुझे साइन IC पता है तो मैं कॉस IC निकाल सकता हूं। कॉस IC इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर C, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू का स्क्वायर। तो कॉस IC आ गया। तो कॉस IC की वैल्यू मैंने ये डाल दी, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस कॉस A इंटू साइन IC। साइन IC की वैल्यू कितनी डाल दी, 1 अपॉन म्यू। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इससे मेरे पास साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू साइन ए। यहाँ पे आप जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई म्यू। देखो भाई, म्यू म्यू नीचे डिनोमिनेटर से बाहर आएगा और ऊपर म्यू लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो साइन आई कितना आ गया आपके पास, साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस ए। ये वो कंडीशन आ गई जहां पर ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। अगर मैं केवल आई को निकालना चाहूं तो साइन को उधर पहुंचा देता हूं, तो इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन ए म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए। ठीक है भाई, तो ये आपकी कंडीशन आ गई ग्रेजिंग इमरजेंसी। क्लियर? तो देखो अब थर्ड कंडीशन, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। तो मैक्सिमम डेविएशन बेसिकली तब अकर करता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल हम निकाल देंगे। डेल का फॉर्मूला था I प्लस ई माइनस ए। इसको आप चाहो तो पिछली बार जो हमने ग्रेजिंग इमरजेंस किया था उसका रिवर्स केस है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से उसका रिवर्स केस कर दो, तो डेल इक्वल्स I प्लस ई माइनस ए। तो मुझे मैक्सिमम डेविएशन करना है, तो डेल्टा मैक्स मैक्स I को कितना डिग्री डाल दो, 90 डिग्री प्लस ई माइनस। So this is our maximum deviation. Okay.
तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अ रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। मेन पॉइंट ये है मिनिमम डेविएशन हो रहा है यानी डेल्टा एम हो रहा है थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल पूछा हुआ है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या है, डबल। तो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं, पहले क्या गिवन है क्या पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो मिनिमम डेविएशन हो रहा है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू की वैल्यू √2 गिवन है, ठीक है। और ये गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डबल है, क्लियर। और हमको निकालना क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालना है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, ये है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मुझे ये पता चलेगा कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो मिनिमम डेविएशन हो रहा है डेल्टा एम, ठीक है। तो डेल का फॉर्मूला, और जब डेल्टा एम हो रहा होता है तो हमें कुछ कंडीशंस पहले से पता है कि आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, R1 की वैल्यू R2 के बराबर जो कि R होती है। ये कंडीशन हमें पता है मिनिमम डेविएशन, ठीक। तो मैं डेल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ आई प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो मिनिमम डेविएशन हो रहा है डेल्टा एम, आई और ई बराबर है तो मैंने इसको 2i माइनस ए लिख दिया, तो ये आ गया मेरा डेल्टा एम। इधर आ जाओ, ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, R1 प्लस R2 के, तो R1 R2 बराबर है तो ए 2R के बराबर आ गया। तो ये दो चीजें मुझे यहाँ पे मिली, और चीजें निकालता हूं मैं। एक और चीज गिवन है, आई जो है वो 2R के बराबर है। अब आई जो है वो 2R के बराबर है, तो ध्यान से लिखना, आई अगर 2R के बराबर है तो, और R किसके 2R किसके बराबर है, ए के। देखो अभी 2R किसके बराबर है, ए के, तो आई 2R के बराबर है तो आई किसके बराबर हो गया, ए के, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब मैं फिर से मिनिमम डेविएशन के पास जा रहा हूं, तो डेल्टा एम 2i, और आई ए के बराबर है तो आई कैन राइट 2a, क्योंकि आई ए के बराबर है, माइनस ए। तो इससे मुझे मिल गया डेल्टा एम ए के बराबर है, इसको याद रखना बस। तो डेल्टा एम मैंने निकाल दिया कि जो मिनिमम डेविएशन है वो एंगल ऑफ द प्रिज्म के बराबर, ठीक। अब मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगा लूंगा और म्यू निकाल लूंगा, क्यों, ठीक है। तो देखो भाई, इसको म्यू का फॉर्मूला कितना होता है, साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ये होता है। अब डेल एम को मैंने पहले ही निकाल चुका है कि वो a के बराबर है। अगर डेल एम a के बराबर है तो a प्लस a/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2a/2 यानी साइन a, और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ a/2। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा किसका, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो म्यू आपको गिवन भी है, तो ये आ जाएगा √2 इक्वल्स 2 साइन a/2 कॉस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। ये आ गया भाई, ये इससे ये उड़ गया, 2 को इधर लेके आओ तो कॉस a/2 कितना आ गया, √2/2 यानी 1/√2। कॉस की वैल्यू कब होती है 1/√2, 45 डिग्री पर, तो यानी a/2 कितना आ गया, 45 डिग्री। तो भाई a कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल प्रिज्म है, यानी प्रिज्म का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री, क्लियर। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर अ प्रिज्म, कोई प्रिज्म है उसके लिए a 60 डिग्री दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √7/3 दे रखा है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको, सो दैट द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस। जो प्रिज्म का सेकंड सरफेस होता है वहां से लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो, यानी बाहर निकले। तो ये मैंने प्रिज्म बना लिया, तो ये मैंने प्रिज्म बनाया, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने लाइट फॉल कराई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। यहाँ से लाइट रे बाहर निकलेगी ताकि लाइट रे बाहर निकल जाए, अंदर ना आए। अब ध्यान से देखना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो लाइट रे अंदर आती है, वरना वो बाहर जाती है। तो मैं अभी बाउंड्री कंडीशन मान ले रहा हूँ, ये वाली कंडीशन मान ले रहा हूँ, बाउंड्री वाली। तो मैंने बाउंड्री कंडीशन मान ली। अगर ये बाउंड्री कंडीशन होगी, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा R2 वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, क्योंकि तभी ये 90 डिग्री हो सकता है। और ये वाला एंगल कितना होता है, R1। तो मैंने ये बाउंड्री कंडीशन मान ली।
क्यों मानी है इसका भी रीजन देखो, जो आई है वो R1 पे डिपेंडेंट है, R1 R2 पे डिपेंडेंट है, और R2 की वजह से ये एंगल आ रहा है, ठीक। और आई को हमें मिनिमम चाहिए। अब देखो आई अगर मिनिमम होगा तो R1 भी मिनिमम होगा, R1 मिनिमम होगा, R1 अगर मिनिमम होगा तो R2 जो है वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू R1 प्लस R2 के क्या होती है, बराबर आती है, ठीक है। R2 अगर मैक्सिमम होगा, और R2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ताकि लाइट बाहर निकले, ध्यान देखना बाहर निकले। I2 की वैल्यू अगर ज्यादा बढ़ गई, R2 की वैल्यू अगर ज्यादा बढ़ गई तो लाइट अंदर आ जाएगी, तो हमें लाइट को बाहर रखना है। तो लाइट बाहर यहाँ बाउंड्री कंडीशन पर ही रह सकती है, और R2 की इस वक्त मैक्सिमम वैल्यू होगी क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो R2 को हम किसके बराबर रखेंगे, क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्लियर? तो इस वजह से R2 को हमने क्रिटिकल एंगल के बराबर रखा है, ताकि जो I है उसकी वैल्यू इस वक्त कितनी हो जाए, मिनिमम। तो ये हमने कर दिया, ठीक है भाई। अब हम ये I निकाल लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये सरफेस AB है और ये C, ABC। सरफेस AB की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सरफेस AB की बात करूं, सरफेस AB, तो स्नेल्स लॉ लगा देता हूं, मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। μ1 sin I इक्वल्स μ2 sin R, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ म्यू जो कि गिवन है √7/3। तो μ1 sin I इक्वल्स μ2 sin R, R1, ध्यान रखना R1, प्लस मैं कुछ वैल्यू और लिख लेता हूं। यहां पर मुझे कुछ वैल्यू पता है, साइड में लिख रहा हूं मैं ये वैल्यू। मुझे ये वैल्यू पता है कि A की जो वैल्यू होती है वो R1 प्लस R2 के बराबर होती है, ठीक है। R2 मुझे पता है किसके बराबर, अभी हमने देखा था क्रिटिकल एंगल के। तो A इक्वल्स R1 प्लस IC, तो याद रखना। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, A माइनस IC, तो ये भाई याद। अब देखो μ1 sin I इक्वल्स μ2 sin, इस सरफेस पे लगा है, μ1 sin I इक्वल्स μ2 sin R1। μ1 को 1 लिख दूंगा, sin I को I, ये मिनिमम एंगल है हमारा, तो I जो अब निकलेगा वो मिनिमम होगा, इक्वल्स μ2 कितना है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/3, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, R1 की जगह क्या डाल सकता हूँ, A माइनस IC, ये आ गया भाई मेरा। तो अब ये मैंने ये डाल दिया, अच्छा ठीक। अब एक चीज और ध्यान से देखो, साइन IC की वैल्यू, इसको नोट कर लेना, साइन IC की वैल्यू होती है 1/μ, तो इसके अकॉर्डिंग साइन IC की वैल्यू हो गई √7/3। अगर मुझे साइन IC मिल गया तो मैं कॉस IC भी निकाल दूंगा, कॉस IC हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर IC, ठीक है। तो 1 माइनस 7/3, तो इट विल कम आउट टू बी सॉरी 7/3 नहीं आएगा, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैंने उल्टा लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/3 था, तो साइन IC जो है वो 1/μ है, नहीं √3/7, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा √3/7, वैसे भी समझ जाना चाहिए था, 1 से बड़ी आ रही थी साइन की वैल्यू, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो cos IC कितना आ गया, 4/7। तो ये दोनों वैल्यू भाई याद रखना, cos IC और sin IC, अभी हम यूज करेंगे इसमें। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो sin I √7/3, फॉर्मूला लगाओ sin A माइनस B का, sin A cos B, sin A cos IC माइनस cos A sin IC। तो sin I इक्वल्स √7/3 sin A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A, sin A दे रखा है आपको, sin 60 डिग्री, तो यानी √3/2 cos IC ये रहा √4/7 माइनस cos A, cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, और sin IC √3/7, ये आ गया। तो इससे हमें मिला sin I, तो भाई बताना ये, देखो भाई √7 को उड़ा दूं मैं, √7 उड़ गया पूरा आपका, तो 1 अपॉन कितना बचा, √3, तो 2, और ये √4 है तो 2 बाहर निकलेगा, इससे ये उड़ जाएगा, तो √3 माइनस, सॉरी ये तो पूरा उड़ गया, √3/2, √3 माइनस √3/2, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, 1 अपॉन √3 इंटू √3 माइनस √3/2 इज √3/2 ओनली, √3/2 से √3/2 उड़ गया,
तो साइन आई की वैल्यू हाफ आ गई, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 डिग्री। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होगा 30। ओके, तो आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिज्म का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्पर्जन और उसकी डिस्पर्सिव पावर को पढ़ेंगे। ओके देन बाय, थैंक यू।